हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसाराम चौधरी और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ बिकॉज लॉकडाउन हो गया था। लॉकडाउन में पढ़ाई वगैरह का भी सोचा था, पढ़ाई वगैरह भी कर ली, अभी एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहे थे। बीच में बहुत डिमांड था कि आप एमएससी के बारे में वीडियो बनाइए कि एम्स से कैसे क्या करना है। तो इसके लिए मैंने बॉस को बुलाया और बॉस ने आए हैं और अभी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी होगा वो बॉस दे देंगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगेगा तो वो डाउट जो है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो सबसे पहले चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बॉस से जो है कि सब कुछ पूछ लेते हैं। बॉस अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। Hello friends, my name is Pranveer and I am a student of MSc Nursing second year, AIIMS Jodhpur. My specialty is medical surgical nursing and my subspecialty is orthopedics nursing. ओके, बॉस अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपने अंडर ग्रेजुएट जो किया था वो कहाँ से किया था और उसके बाद में कोई ड्रॉप वगैरह दिया था कि डायरेक्ट आप एमएससी नर्सिंग? हाँ, तो मैंने अपना जो बैचलर्स इन नर्सिंग है वो मैंने जयपुर से किया था, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। ये एक मेडिकल कॉलेज है एंड यहाँ से मैंने अपना 4 ईयर बीएससी नर्सिंग परस्यू किया। उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया एम्स का, जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ एंड आई गॉट एम्स जोधपुर इन काउंसलिंग, देन आई ऑप्ट दिस कॉलेज। ओके, तो बस मतलब जो जैसे एमएससी का जो जैसे आप यहाँ पे परस्यू कर रहे हैं अभी, तो इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? जैसे बीएससी नर्सिंग अगर कोई एम्स में करता है तो उसमें होता है कि ओनली लड़कियाँ कर सकती है। एमएससी में ऐसा कुछ नहीं है, एमएससी में तो लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती है। तो इस टाइप से और कोई सी एलिजिबिलिटी या कोई सा रिस्ट्रिक्शन अगर कोई हो तो? हाँ, जैसे कि अगर आपको एमएससी नर्सिंग करना है तो सबसे पहले तो आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर्स इन नर्सिंग। अगर आप जीएनएम हैं या आपके पास कोई भी और डिप्लोमा कोर्सेज है तो आपको उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग करनी पड़ेगी। पोस्ट बेसिक 2 इयर्स कोर्स होता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे मास्टर्स का फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद आपका जो मिनिमम परसेंटेज है, जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60% मिनिमम आपको बीएससी में लाने हैं। इसके अलावा 55% फॉर ओबीसी एंड फॉर एससी एंड एसटी 50%। अगर आपके इतने परसेंटेज है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एम्स के अंदर। एंड हर साल जो है एम्स अपना एमएससी नर्सिंग का फॉर्म दिसंबर और जनवरी में स्टार्ट करता है, जो कि प्रोसेस होता है काफ़ी धीरे धीरे। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, फिर वो लोग आपको चेक करते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन में जो आपने क्वालिफिकेशंस डाले वो सही है या नहीं है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड होते हैं, फिर फाइनल पेमेंट होता है। उसके बाद जो एग्ज़ाम लगेगा वो होगा आपका मई मंथ के अंदर एंड जून में आपका रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त के अंदर काउंसलिंग प्रोसेस होगा। एंड फिर अगस्त के कुछ दिन जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट हो गई उसके 7 या 8 दिन बाद, जैसे कि 1 अगस्त को काउंसलिंग हुआ है तो 8 और 9 अगस्त को सेशन स्टार्ट हो जाता है। बट मिनिमम आपके जो एम्स है इसके अंदर अगर आपको फाइट करना है एमएससी नर्सिंग का पेपर तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बीएससी कंप्लीट हुआ है, बीएससी नर्सिंग 4th ईयर के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है काउंसलिंग से पहले आपका जो रिज़ल्ट आपके हाथ होना चाहिए 4th ईयर का। और इसके अलावा अगर आप किसी अदर कॉलेज से परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि आरए कॉलेज हो गया, इसके अलावा जिपमर हो गया, निमांस हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, लेडी हार्डलिंग, सफदरजंग कॉलेज, इनमें आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। चाहे आप क्लिनिकल से लो, चाहे आप ट्यूटरशिप का लो, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस प्लस जो मैंने परसेंटेज बताए थे क्वालिफाइंग के लिए वो परसेंटेज होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। तो आप इनमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप अगर इनमें सेलेक्ट होते हो तो उनका भी सेम काउंसलिंग प्रोसेस होगा, फिर आपको उनमें सीट मिलेगी। तो सेम प्रोसेस है, सिर्फ एम्स ही ऑल ओवर इंडिया में ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको बीएससी के बाद और आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो इट इज़ नाइस थिंग बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीएससी से निकलने के बाद ही वेट नहीं करते, वो कुछ ना कुछ ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वापस काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके पास वापस एकेडमिक लाइफ में आना। दैट्स वाई एम्स उनको अपॉर्चुनिटी देता है कि वो बीएससी के बाद डायरेक्टली एमएससी कर सकता है। ओके, बॉस ने जो है कि बहुत शॉर्ट में और बहुत ब्रीफ में जल्दी से आपको मतलब पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि मतलब कैसे ये है। अब एक एक इसके बारे में डिटेल लेंगे कि एप्लीकेशन कैसे क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे क्या है, एग्जाम में एग्जाम पैटर्न जो है वो देखेंगे, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और एम्स जोधपुर में आने के बाद में आपको क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या एडवांटेजेस, जो कुछ डिसएडवांटेज भी अगर होंगे तो वो भी हम उनसे पूछेंगे और वो भी जितना होगा तो पूरा का पूरा जैसे कि हॉनेस्टली बताएंगे, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम, एग्जाम में प्रिपेयर करने के टाइम और अगर आप जैसे अंडर ग्रेजुएट कर चुके हैं या अगर आप करने की सोच रहे हैं या आप अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आगे आपके लिए क्या क्या स्कोप है उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे अभी जानकारी लेंगे। सो एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद में बॉस हमें ये बताइए कि जैसे कि आप एप्लीकेशन जो फॉर्म डालते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, स्पेशल डॉक्यूमेंट्स, जैसे नीट वगैरह का फॉर्म डालते हैं या पीजी वगैरह का फॉर्म डालते हैं तो कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए बहुत तानातानी बनी रहती है कि नहीं ये चाहिए, फिर उसके लिए इधर से इधर भागना पड़ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत होता है? ऐसा आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग।
इसमें आपको जो मिनिमम है 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड होगी, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना भी करवाए तो वो आपसे परसेंटेज फिल करवा देते हैं। हाँ। इसके बाद में आपने जहाँ से बीएससी किया है वो कॉलेज वहाँ पे मेंशन होगा जहाँ से आपने बीएससी किया है, प्लस इसके अलावा आपके एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर एंड आपका लेफ़्ट या फिर राइट थंब, बस इतना ही आपको फॉर्म के अंदर ज़रूरत पड़ेगी और फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन है? इसमें एज रिस्ट्रिक्शन अगर आप देखें जो मास्टर्स के अंदर है, मिनिमम आपकी एज का तो ऐसा कुछ नहीं है। मिनिमम अगर आप 20 भी एज है, 20-21 तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एज इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप बीएससी करते करते 21 तो आपकी एज हो ही जाती है। हाँ। तो 20 और 21 एज इज़ मिनिमम। मतलब इसके बाद में कुछ ऐसे बच्चे जैसे कि अभी एमएससी इस बार क्लियर कर नहीं पाए, तो उसको नेक्स्ट बार में मतलब कितने अटेम्प्ट तक दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन? बिल्कुल, ऐसा इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी बार अटेम्प्ट देना चाहे आप दे सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, 4 अटेम्प्ट्स होते हैं। अगर आप फर्स्ट में क्वालिफाई कर रहे हैं और आपको अगर आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल रही है काउंसलिंग के अंदर, या फिर आपका रैंक काफ़ी पीछे है और आपको सीट नहीं मिल पा रही है, या फिर आपको अपना इंस्टीट्यूट नहीं मिल पा रहा है मनपसंद, तो आप सेकंड टाइम वापस ट्राई कर सकते हैं। वापस एग्ज़ाम दीजिए, अच्छी रैंक लाइए और आप अपना काउंसलिंग के अकॉर्डिंग अच्छे इंस्टीट्यूट और अच्छा सीट ले सकते हैं। ओके। तो इसमें क्या है कि जैसे कि अभी जैसे किसी का एमएससी क्लियर नहीं हुआ तो उसके बीएससी के बाद में कोई ऐसा स्कोप, क्योंकि एक साल जो बीच में रहेगा, अभी जैसे हम नीट का एग्जाम देते हैं, जैसे एमबीबीएस करने के बाद जो पीजी का एग्जाम देते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे नॉन एकेड जेआर वगैरह की तरह मतलब ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद में या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद में कोई ऐसा स्कोप है कि जो वो करते रहें और साथ में हम एमएससी की तैयारी भी करते रहें? इसके लिए अगर आप चाहें तो जैसे कि आप क्लिनिकल ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्पिटल, या आप ट्यूटरशिप में जा सकते हैं। और मोस्टली क्या है कि एमएससी नर्सिंग जो है उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, बिकॉज ये जो है एक टीचिंग प्रोफेशन है। मास्टर्स जो है टीचिंग प्रोफेशन में, इसमें मोस्टली आपको जो है थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा होगी, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, एजुकेशन, इस टाइप के सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे। तो अगर आप ट्यूटरशिप में जाएंगे और फिर एमएससी की तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, बिकॉज जो मास्टर्स के एंट्रेंस पेपर्स भी होते हैं उसमें मोस्टली जो है थ्योरेटिकल पेपर ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट रहेगी कि अगर आप चाहते हैं एमएससी के लिए प्रिपरेशन, तो आप अगर गैप ले रहे हैं तो आप ट्यूटरशिप में जाइए, फिर आप तैयारी कीजिए। तो ये आप एमएससी कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कितना ड्यूरेशन होता है और ये करना सही रहता है या नहीं रहता है? ऑब्वियसली सही रहता है कि ये करना, जब भी तो लोग इसे मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री तो करना ही। इसके करने के बाद में कुछ ऐसे स्कोप जो आपको मतलब नहीं करने के लिए ऐसा होता है ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और इसको कर लेने के बाद हमको ये बेनिफिट्स मिलने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एमएससी नर्सिंग है, देखिए बहुत बढ़िया कोर्स है। एंड इंडिया में काफ़ी कम लोग हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं आज के टाइम में, क्योंकि नॉर्मली क्या है, लोग बीएससी नर्सिंग भी 4 साल का होता है, तो उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं और मतलब वो सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ जॉब वॉब करते हैं और अपने आगे की और तरफ देखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है बीएससी नर्सिंग भी। तो एमएससी नर्सिंग जो है 2 इयर्स का कोर्स है। अगर आप एम्स और गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तो फिक्स आपको 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, जैसे कि आरयूएचएस है, पीयूएचएस है, एमपीयूएचएस है, तो इनके अंदर आपको 2 से 2.5 साल भी लग सकते हैं, बिकॉज वहाँ का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। बट एम्स में एग्जैक्टली आपको, जैसे कि आपको जो टाइम पीरियड है वो लगेगा अगस्त से 2 साल बाद का जो अगस्त होगा, जैसे 2019 है तो वहाँ से लेकर 2022 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी 21 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके अलावा इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कौन सी आती है एग्ज़ाम में और आपको कितना स्कोर रहता है। फिर एक काउंसलिंग प्रोसेस होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है सीट्स अलॉट हो जाएगी सबको अपने अपने रैंक्स के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी अच्छी रैंक हो रही है तो आपको आपकी मन पसंदीदा सीट मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब हम पता कर लेते हैं कि अब कोर्स में एंटर करने के लिए हमें एग्ज़ाम जो देना होगा तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है और एग्ज़ाम जो होगा कि किस टाइप का पैटर्न रहता है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन। तो पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न पूछ लेते हैं, उसके बाद में हम प्रिपरेशन का। बस आप एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊं अगर देखो तो एग्ज़ाम जो है आपका एम्स का पर्टिकुलर में बताऊं तो एम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है हर साल मई में। नॉर्मली मई में होता है, 10th मई टू 20th मई के बीच में हो जाता है। 1.5 आवर का पेपर होता है एंड 90 क्वेश्चंस होता है, 1 मार्क ईच, एंड नेगेटिव भी इसमें होता है 1/3 का। सो ये तो रहा एग्ज़ाम का शेड्यूल किस टाइप के। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे आपके मैनेजमेंट के, नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, जो मोस्टली आपके 4th ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। बिकॉज जो मास्टर्स इन नर्सिंग है उसमें मोस्टली थियोरेटिकल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ से मोस्टली। और इसके अलावा अगर आप क्लिनिकल्स का देखें तो मेड सर्च और फंडामेंटल नहीं,
ओबीजी, इन 2 सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, मेडिकल सर्जिकल से या फिर ऑब्स एंड गायनी से। 90 क्वेश्चन जो रहते हैं वो एमसीक्यू और सिंगल चॉइस रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, जो 90 के 90 क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेसिस होंगे एंड सिंगल चॉइस होगा। सिंगल चॉइस होंगे। ओके, तो जब प्रिपरेशन करते हैं तो जैसे जो बीएससी का कोर्स जो पढ़ रहे हैं उसी के थ्रू मतलब सिलेक्शन हो जाएगा या अलग से कोई मतलब कोई एड लेने का ज़रूरत होता है? हाँ, तो देखिए अगर आपको मास्टर्स में आना है तो बेसिकली आपको अपना बीएससी में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है अगर आपका रहा होगा, बिकॉज़ जो बैचलर्स के जो होता है उसके नॉलेज के बेस पे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ। मतलब नया कुछ नहीं आएगा इतना, जो आपने 4th ईयर में पढ़ा है मोस्टली एजुकेशन के अंदर या मेडिकल सर्जिकल के अंदर, वहीं से ही क्वेश्चंस उठ के एमएससी के पेपर में आएंगे। तो आप चाहो तो इसके लिए अलग से बुक्स ना पढ़ने के अलावा भी अगर आप खाली बुक्स भी पढ़ लेंगे बीएससी की तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप कुछ बुक्स प्रेफर कर सकते हैं, जैसे कि पीआर यादव हो गया, टारगेट हाई हो गया, इन बुक्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। एम्स के अलावा जैसे कि कोई एम्स का एग्ज़ाम दे रहा है तो साथ में उसी एग्ज़ाम के थ्रू दूसरे कॉलेज में जा सकते हैं या उनके लिए कोई अलग एग्ज़ाम है या हर एक इंस्टीट्यूट अपना अलग अलग एग्ज़ाम करवाता है? बिल्कुल, जैसे देखिए हर इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी होती है, अपने उनके क्राइटेरिया होते हैं क्वालिफ़िकेशन के, अपना उनका जो है शेड्यूल होता है, पैटर्न होता है। तो एम्स का जो है वो बिल्कुल अलग पैटर्न है और बाकी इंस्टीट्यूट्स का अलग पैटर्न है। जैसा आरयूएचएस देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़, वो अपने एग्ज़ाम करवाते हैं सितंबर में और उनका प्रोसेस जो है काफ़ी थोड़ा-सा डिले प्रोसीजर है, तो उनका अलग प्रोसीजर है पूरा, वो उनको 1 ईयर का गैप चाहिए। जबकि एम्स है, इनका पूरा अलग प्रोसीजर है, फिक्स टाइम पे एग्ज़ाम होगा, फिक्स टाइम पे रिज़ल्ट आएगा, फिक्स टाइम पे काउंसलिंग होगी। ओके, तो बस मतलब जैसे आपने एग्ज़ाम दिया था तो ओनली एम्स का एग्ज़ाम दिया था या बाकी एग्ज़ाम भी दिए थे? मैंने सिर्फ बीएससी करने के बाद एमएससी एंट्रेंस एम्स का ही दिया था ओनली, बिकॉज़ मेरे पास एक्सपीरियंस था नहीं और मुझे पता था कि सिर्फ एम्स ही है जो बिना एक्सपीरियंस के करवाता है। तो मैंने दिया एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। तो फिर मुझे मेरा मनपसंद सीट भी मिल गया एम्स जोधपुर में ही, मेडिकल सर्जिकल। ओके, बस तो ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। हाँ। और इसमें ये है कि अगर किसी के पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है उसके बाद में वो डायरेक्ट अगर बीएससी के बाद आना चाहता है तो एम्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एम्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको कंटिन्यूटी में रहना है, अगर आप चाहते हो कि बीएससी से जस्ट बाद आपको मास्टर्स में भी जाना है तो एम्स इज़ ए नाइस ऑप्शन। अदरवाइज़ अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, राजकुमारी अमृत कौर हो गया, नेशनल मेंटल इंस्टीट्यूट बैंगलोर हो गया, इसके अलावा जिपमर हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, लेडी हार्ट लिंक सफदरजंग, तो आपको 1 ईयर का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो वो 1 ईयर का वेट जो करना पड़ता है इसमें कोई क्लिनिकल ब्रांच हमें जॉइन मतलब जैसे बीएससी के जस्ट बाद जॉइन करनी पड़ती है? बिल्कुल, आपको बीएससी के बाद या तो आप क्लिनिकल ज्वाइन कीजिए या फिर आप ट्यूटरशिप में जाइए 1 ईयर के लिए। बट तो वो जैसे minimum 1 अपने ईयर का। एम्स में अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो करवाते हैं वो वाला सिस्टम या फिर उसके लिए कोई दूसरी तरह से जॉइन करना पड़ता है? अगर आप चाहें जैसे एम्स में भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी स्टूडेंट्स को जॉब मिलती है और तो आप वो भी काउंट होगा, 1 ईयर है, वो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा और उसके बाद भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपने जब एम्स का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें काउंसलिंग में सब एम्स आपको मिले होंगे, बिल्कुल। तो उसमें आपने एम्स जोधपुर ही क्यों चुना? मतलब दूसरे एम्स से भी आप चुन सकते थे? हाँ, जो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी था एम्स जोधपुर का कि यहाँ पे जो है टीचर्स बहुत अच्छे हैं, सारे वेल क्वालिफाइड पीएचडी टीचर्स हैं यहाँ पे एंड इंस्टीट्यूट जो है अभी इंस्टीट्यूट भी बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एंड ये मेरे जो है मेरे घर के भी थोड़ा नज़दीक है तो एक ये भी प्लस पॉइंट था एंड सेकेंडली यहाँ पे ब्रांचेस भी सारी अवेलेबल है, प्लस यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ केयर है पेशेंट्स का प्लस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है यहाँ पे वो भी बहुत बढ़िया है। तो इन सारी चीज़ों को देख के मुझे एम्स जोधपुर बहुत अच्छा लगा तो इस वजह से मैंने एम्स जोधपुर को ऑप्ट किया। ओके, बस अब जैसे आपने एम्स जोधपुर ऑप्ट किया तो यहाँ पे जो आपको फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले जो कन्वर्सेशन हुआ था उसमें आपने बताया था कि यहाँ पे आप हॉस्टल में ना रहकर जैसे कि बाहर रह रहे हैं, तो बिल्कुल। जैसे जो भी लोग एमएससी करते हैं उन लोगों को बाहर रहना पड़ता है या फिर यहाँ पे पीजी में रूम्स प्रोवाइड हो जाते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए एम्स में जो है आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा, अगर आप यहाँ पे एमएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं आपको अकोमोडेशन मिलेगा, प्लस आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, तो आपके ऊपर क्या फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स इस वजह से नहीं कर पाते बिकॉज़ फाइनेंशियली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, ऑलरेडी बीएससी में काफ़ी पैसे चले जाते हैं, फिर एमएससी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो लोग ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाए बिकॉज़ उनकी फ़ीस वगैरह नहीं लगती, अदरवाइज़ एमएससी भी खुद एक 4 लाख का कोर्स है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो। तो एम्स में ऐसा है कि आपका एक तो बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है यहाँ पे, प्लस अकोमोडेशन भी फ्री है, प्लस आपको ट्रैवलिंग भी यहाँ पे फ्री मिलेगी, आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इनके भी कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप लाइब्रेरी से इशू कर सकते हैं, प्लस आप ऑनलाइन भी आप लिंक के थ्रू भी बुक्स को आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ आप टीचर से हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। तो फैसिलिटी सारी यहाँ पे रहने की सब कुछ, ओनली आपको जो है फूड है वो अपने पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ मंथली स्टाइपेंड है यहाँ पे 15,000 रुपये का, जो कि आप अगर आप बीएससी के बाद कहीं जॉब भी करेंगे क्लिनिकल में या हॉस्पिटल में तो भी मुझे पता है फ्रेशर्स को इतनी सैलरी आज के टाइम में कहीं नहीं मिलेगी, 9 और 11,000 मोस्टली, 9 to 10 और 11 और 12,000, तो यहाँ पे 15,000 मिल रहा है, प्लस आपको बस फैसिलिटी मिल रही है आने जाने के लिए भी,
आपको अकोमोडेशन रहने के लिए आपको घर मिल रहा है पूरा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करनी है और आपको कोई वर्कलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जो लोग मेल करके ये बोलते हैं कि मतलब बीएससी करने के बाद में क्या करना है, बहुत फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, जॉब कहाँ मिलेगी, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप मतलब बीएससी में अपना सिर्फ और सिर्फ ध्यान लगाएं पढ़ाई पे, और जस्ट जैसे आपका बीएससी कंप्लीट किया एमएससी में आ जाए तो आपका जो फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, आपकी पढ़ाई भी अफेक्टेड नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप एमएससी यहाँ से कर लेते हैं, एमएससी करने के बाद में इसके बाद क्या क्या स्कोप रहते हैं, जैसे कि यहाँ से एमएससी कर लेने के बाद क्या क्या मतलब आप बन सकते हैं या फिर क्या क्या आप जॉब कर सकते हैं, और उसमें सैलरी का कितना क्या स्कोप रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मास्टर जो है एक तरह से आपको ना और अपग्रेड कर देती है। आपका जो लेवल है बीएससी के बाद जो लेवल होता है और आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपका लेवल और ऊपर हो जाएगा। बिकॉज़ एमएससी नर्सिंग एक तो स्टूडेंट्स कम मिलते हैं, तो जो चीज़ अवेलेबल कम है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा है तो आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी। अब आप आज के टाइम में क्या देखिए, नर्सिंग अब ये जो ऐसा हो गया है कि इसमें इतना ज़्यादा स्कोप हो गया है कि जो है लोग काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इसको करने लग गए इस कोर्स को। तो आपको बीएससीज़ के बच्चे भी आजकल हर जगह मिल जाएंगे। पहले ऐसा था कि जीएनएम के बच्चे बहुत ज़्यादा थे और बीएससी के कम थे, तो अब लोगों ने बीएससी ऑप्ट किया तो बीएससी भी काफ़ी लोग हो गए, तो अब एमएससी के बच्चे काफ़ी कम है, प्लस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप मास्टर्स करते हैं, इसके बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल सकती है, इसके अलावा आपको एसएनओ की जॉब मिल सकती है। सैलरी तो ऑब्वियसली आपको जितनी बीएससी को मिलती है उससे आपको 10 to 12,000 ज़्यादा ही मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप ट्यूटरशिप में भी जाते हैं तो ट्यूटरशिप में भी आपको मिनिमम 25,000 तो स्टार्टिंग मिलेंगे अगर आप नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हैं। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं तो मिनिमम 40,000 या 45,000 आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है अब्रॉड के स्कोप्स बहुत है, वहाँ पे भी एमएससी रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है, तो आप अब्रॉड में जा सकते हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएस कंट्रीज़ हो गई, इनमें भी आप जा सकते हैं। प्लस अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में अगर आपके पास एमएससी है तो मेरी गारंटी आपको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, बिकॉज एमएससी इज़ मस्ट रिक्वायर्ड इफ़ यू आर गोइंग टू एनी प्रोफेसर लेवल जॉब और एनी सीनियर पोस्ट फॉर इन द हॉस्पिटल। तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। एंड प्लस ये भी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो ये एमएससी आपके आगे भी काम आएगा और इसमें प्रमोशंस में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। मास्टर्स है तो प्रमोशन भी जल्दी होगा, प्लस आपको प्रायोरिटी भी हर जगह पहले मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है। ओके, तो ये तो मतलब पूरा डिटेल था कि आप मतलब अब जैसे कि हम उस लेवल पे बात करते हैं जहाँ पे बच्चे 12th के बाद में एग्ज़ाम फाइट करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं नीट एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में मतलब मेरे देखे हुए बहुत सारे बच्चे हैं कि मतलब 5-6 साल तक देते हैं और इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं पढ़ना और पढ़ना ही छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा तो है कि मतलब कि बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप मेडिकल फील्ड में हैं और आप लगभग उसी लेवल की जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि लगभग डॉक्टर्स का भी यही सैलरी आजकल हो रहा है और वही बिल्कुल, काम बिल्कुल, करना हाँ, पड़ रहा है, बिल्कुल, उतना ही करना पड़ रहा है, उतना ही मेहनत करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल, उतना ही नॉलेज होता है। तो आप ये जैसे कि आप नीट नहीं हो पा रहा है या फिर आप जैसे कि कोई मेडिकल इंटरेस्ट जो होता है जो एमबीबीएस के लिए होता है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो अब ये वाला ऑप्शन भी बहुत बेस्ट होता है। इसमें जस्ट ये है कि आप बीएससी करके बीएससी के बाद एमएससी चूज़ कर लीजिए, बिल्कुल, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो रहता नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में जैसे हमारे जैसे ड्यूटी लगती है अभी, तो उसमें जैसे देखा है कि हमने कि जैसे कि जो क्लिनिकल जो मोस्ट जो वो रहता है वो तो आप एमएससी वाले लोग ही मतलब बिल्कुल, ज़्यादा वो कर बिल्कुल, पाते हैं उसमें। अब जैसे कि पेशेंट हिस्ट्री या पेशेंट इंटरेक्शन वगैरह जो होता है वो भी आप लोगों का शुरू से ही सिखाया जाता है। तो मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा नीट क्लियर अगर नहीं कर पा रहा तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, उस लेवल पे अगर हम सोचेंगे कि अगर वहाँ से अगर नहीं कर पा रहा तो बीएससी में अगर जो एग्जाम देते हैं तो एक एम्स बीएससी जो होता है ये तो लड़कियों के लिए हो जाता है, बिल्कुल। लड़कों के लिए उसमें क्या क्या ऑप्शन रहते हैं? देखिए, अगर ये जो है एक अगर मैं नेगेटिव पॉइंट कहूँ तो जो एम्स है इंडिया में जितने भी, वो है बीएससी के अंदर तो सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन है, बट अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही काफ़ी इंस्टीट्यूट है जैसे आरएके हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो बीएससी के अंदर ओनली गर्ल्स को एडमिशन देता है, बट मास्टर्स के अंदर बॉयज़ भी आ सकते हैं उनमें। तो इसके अंदर भी जो है अगर आप चाहे, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए, 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स एज बढ़ रही है, तो आप जो है बीएससी नर्सिंग ऑप्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोर्स है एंड इसके अंदर स्कोप बहुत है, बिकॉज जो गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है आज के टाइम में नर्सिंग ऑफिसर्स को वो 70,000 स्टार्टिंग है। तो 70,000 मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा सैलरी है स्टार्टिंग में। इसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको जो एक फ़ायदा ये होगा कि आप असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आती है, उसमें एमएससी मस्ट रिक्वायर्ड होता है, तो डेफिनेटली आप बन जाएंगे। अगर आप 3-4 साल क्लिनिकल में जॉब कर रहे हैं उसके बाद एएनएस भी बन जाओगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी बन जाओगे एंड सीएनओ भी एक टाइम पे आने वाले में आप बन जाओगे। बट वही अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप एएनएस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है आपके। तो एमएससी करने के बाद ये उसको बहुत अच्छा है कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है आपके ऊपर कि बीएससी करने के बाद जो है चॉइसेस थोड़ी कम हो जाती है, आप सिर्फ क्लिनिकल में ही जा सकते हो। ट्यूटरशिप में जाओगे सैलरी मिलेगी नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, तो आप वापस आपको क्लिनिकल में आना पड़ेगा। लेकिन मास्टर्स करने के बाद आपके पास जो स्कोप है वो बड़ा हो जाएगा। आप चाहो तो क्लिनिकल में जा सकते हो, आप चाहो ट्यूटरशिप में जा सकते हो।
अगर क्लिनिकल में जाओगे SNO ENS NS या इस पोस्ट पे जा सकते हो। अगर आप ट्यूटरशिप में जाओगे लेक्चरर, असिस्टेंट नर्सिंग प्रोफेसर, या फिर आप इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, इन लाइन में जा सकते हो। प्लस आप प्रिंसिपल की पोस्ट तक भी पहुंच सकते हो। तो दोनों ही साइड आपके जो है स्कोप खुल जाएंगे। और थर्ड स्कोप और है कि आप फॉरेन में भी जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मास्टर जो है आज के टाइम में, एक कहते हैं ना कि वेटेज बढ़ा देना, एक आपका जो क्वालिटी है आपको भीड़ में सबसे अलग कर देगा मास्टर्स इन नर्सिंग, वो चीज़ है आज के टाइम में। तो ये तो मतलब कोर्स के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा और पूछना चाहूँगा कि जैसे बीएससी नर्सिंग जब आप कर रहे थे तो आपने प्रिपरेशन लगभग कब से स्टार्ट कर दी थी, तो क्या आइडियल होता है कि उस टाइम से स्टार्ट कर देना चाहिए कि अब मुझे एमएससी फाइट करना है तो मैं अभी से स्टार्ट, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो हम करेंगे ही, फर्स्ट ईयर में तो हम लोग भी कुछ पता ही नहीं रहता क्या चल रहा है, और पहले पहले वही रहता है कि अभी तो जस्ट स्कूल से कॉलेज में आए हैं तो थोड़ा सा हुआ बना रहता है। उसके बाद कब से स्टार्ट कर देना चाहिए कि आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए एमएससी के लिए? हाँ जी, देखिए अगर मास्टर जो है काफ़ी लोगों का सपना होता है करना, लेकिन काफ़ी लोग जो इस सपने को पूरा नहीं कर पाते, बिकॉज ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स पढ़ते 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 फोर्थ ईयर तक आते आते इतने टायर्ड हो जाते हैं कि वो सोच नहीं पाते कि हमें आगे मास्टर्स। लेकिन जो डेडिकेटेड होते हैं, जिनको रियल में एमएससी नर्सिंग करना होता है, वो मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में आते ही उनके मन में बैठ जाता है कि मेरे को एमएससी नर्सिंग करना है। बिकॉज कौन नहीं चाहता कि वो भाई आज के टाइम में मास्टर्स की डिग्री भी उसके पास हो। बिकॉज ये चीज़ इतनी कॉमन हो गई है बीएससी नर्सिंग। आज आप जाओगे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सबके पास बीएससी नर्सिंग है, बट सिर्फ सेलेक्टेड जो है पर्सन ही होंगे उनके पास एमएससी नर्सिंग है। तो जो रियल में चाहते हैं कि भाई रियल में मेरे को फ्यूचर में आगे बढ़ना है, मेरे को एक ही जगह पे नहीं रहना, मेरे को एएनएस भी बनना है, मेरे को एनएस भी बनना है, या मेरे को प्रोफेसर बनना है, मेरे को प्रिंसिपल बनना है, वो ज़रूर एमएससी करेंगे। और सेकेंड ईयर से ही वो लोग स्टार्ट कर देते हैं एमएससी की प्रिपरेशन भी। फिर थर्ड ईयर में आते आते, फोर्थ ईयर में आते आते उनके अंदर इतना जुनून हो जाता है कि आप ये मानो मोस्टली कैंडिडेट्स अगर थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जस्ट बीएससी के बाद ही सेलेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपने कोचिंग कर रखा है बीएससी के बाद और आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर्स के लिए, तो भी आप हो जाओगे नॉर्मली। ओके, तो ये तो मतलब है कि मतलब टोटल कोर्स के बारे में आपने डिटेल दे दिया, एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। इसके बाद में अगर कोई डिटेल चाहिए होगी तो बच्चे जो होंगे कमेंट में पूछ लेंगे। अभी जैसे आप एम्स जोधपुर में एमएससी कर रहे हैं, आपका ये फाइनल ईयर है, तो इस जो एमएससी वाला जो पूरा जर्नी था एम्स में, इसका आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ के कुछ एडवांटेज आपको क्या दिखे जो आपको दूसरी जगह अपने दोस्तों से बात करने पे नहीं मिले, या कुछ ऐसे डिसएडवांटेज कभी कभी लगा हो कि नहीं मुझे यहाँ पे ये भी होना चाहिए था और वो यहाँ पे नहीं मिला, इसके लिए अगर मैं दूसरे एम्स में जाता तो मिल जाता, या फिर एक और ये चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट को इसमें ऐड कर देना चाहिए? ओके, देखो एम जोधपुर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही कम, अगर नेगेटिव पॉइंट बहुत कम है, एक्चुअली यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट ही है। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि यहाँ की जो टीचर्स है वेल क्वालिफाइड है। एंड सेकेंडली यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नर्सिंग कॉलेज का, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी नहीं देखा। सेंट्रलाइज्ड एसी है यहाँ पे, वेल इक्विप्ड प्रोजेक्टर्स है, टीवी स्क्रीन्स है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम्स है, चेयर्स है। जबकि आप देखेंगे कि मोस्टली जो राजस्थान स्टूडेंट्स है या फिर इंडिया के स्टूडेंट्स जो बीएससी कर रहे हैं, उनके कॉलेज में इतनी फैसिलिटी होती भी नहीं है। टीचर्स भी इनफैक्ट बहुत कम होते हैं। जितना जो आईएनसी ने क्राइटेरिया सेट किया है कि भाई इस कॉलेज में, पर्टिकुलर एक नर्सिंग कॉलेज में ये होना चाहिए, लैब का साइज़, ये इतने टीचर्स होने चाहिए, इतने प्रोफेसर्स होने चाहिए, इतने एमएससी फैकल्टी होनी चाहिए, इतने स्टूडेंट्स पे इतने टीचर होने, वो कहीं फॉलो नहीं होते। लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है एम्स, यहाँ पे बिल्कुल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है टीचर्स भी आपको सारे मिलेंगे, सारे स्पेशलिटी के मिलेंगे। लैब्स भी यहाँ पे जितना साइज़ होना चाहिए, जितने बेड होने चाहिए, जितने इक्विपमेंट होने चाहिए, जितने प्रोफेसर्स होने चाहिए, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे बुक्स सारी अवेलेबल है। प्लस यहाँ पे जो है इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट्स भी सारे अवेलेबल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी बर्डन तो आएगा ही नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत खुद का खर्चा भी हो तो आप इनफैक्ट खुद का खर्चा भी निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें सारी एम्स जोधपुर के प्लस पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड फैकल्टीज़ यहाँ की बहुत वेल क्वालिफाइड है। प्लस अगर आपकी ड्यूटी लगती है मॉर्निंग में, जो एम्स का टाइमिंग है वो है 8 to 5 PM, तो 8 to 1 आपका ड्यूटी रहेगा। 8 to 1 की ड्यूटी में आप एम्स जोधपुर के अगर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि आपका क्लिनिकल बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा फिर एक ब्रेक मिलेगा आपको 1 to 2 का, फिर 2 to 5 आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस रहेगी। उसमें जो है आपकी थ्योरेटिकल क्लासेस में सबसे बेस्ट रहेगी, आपको प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाई की जाएगी, ना कि आपको टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीएससी में नॉर्मली होता था टीचर्स आ रहे हैं, आपको एक पेज पढ़ के भेज दिया वापस, बट वो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको टीचर्स पीपीटीज़ में पढ़ाएंगे, जिससे कि आपकी जो है इफेक्टिव लर्निंग होगी और आपको जो है काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा यहाँ पे। तो एम जोधपुर के सारे प्लस पॉइंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंस्टीट्यूट। एंड इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है सारे अच्छे हैं, तो आप ज़रूर कोशिश करें। बस कोई नेगेटिव पॉइंट अगर दिखा हो या फिर ऐसा कोई पॉइंट जो लगता हो कि यहाँ पे ऐड कर देना चाहिए? पर्टिकुलर अगर मैं देखो सिलेक्शन प्रोसीजर का मैं देखूँ यहाँ पे, तो एक नेगेटिव पॉइंट ये कह सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो मास्टर्स में आ तो जाते हैं, बिकॉज एम्स में ये चीज़ है कि आप बीएससी के बाद आ सकते हो डायरेक्ट एमएससी में,
तो कुछ आ तो जाएंगे, बट वो क्या अभी एज में इतने जस्ट पास आउट ही होते हैं, तो वो क्या डिसीजन ले नहीं पाते कि भाई हमें करना क्या है। मास्टर्स में वो आगे, बट जैसे ही उनके फिर जॉब लगती है गवर्नमेंट जॉब क्लिनिकल की, नर्सिंग ऑफिसर की, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, मोस्टली पैसा, ऑब्वियसली पैसा देखेगा तो ऑब्वियसली उनका मन कर जाता है एक बार छोड़ने का, तो फिर वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे काफ़ी जो सीट्स है वो वेस्ट हो जाती है एम्स के अंदर। तो ये मुझे थोड़ा सा इसका नेगेटिव पॉइंट लगा कि या तो कुछ ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे इस बार इन्होंने स्टार्ट भी किया है कि अगर आप थर्ड काउंसलिंग के बाद छोड़ते हो तो आपको 1 लाख का बॉन्ड होगा। जो काउंसलिंग होगी वो भी 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स भरती है, कुछ खाली रह जाती है तो सेकंड काउंसलिंग में भरेंगे उसको। फिर एक थर्ड काउंसलिंग होती है, वो ओपन होती है, उसमें जो भी बंदे क्वालिफाई हुए हैं सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी फिर फुलफिल नहीं होता तो एक स्पॉट काउंसलिंग होती है, वो हर पर्टिकुलर कॉलेज में होती है। जैसे एम्स के अंदर स्पॉट काउंसलिंग एम्स वाले कराएंगे, तो ऐसे फिर उसके बाद भी अगर कुछ स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं तो फिर वो सीट वेस्ट है, वो सीट खाली रहती है पूरे साल। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि फिर इससे क्या होता है, जो रियल में एमएससी करना चाहते हैं उनको वो सीट नहीं मिलती। तो ये एक थोड़ा सा है कि इसके ऊपर कुछ करना चाहे तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नेगेटिव पॉइंट अब तक तो मुझे लगा नहीं। ओके बस। तो बॉस ने जो है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी होना चाहिए था वो दे दी। बस आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चों को जो एमएससी में आने वाले हैं, या जो बीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी जैसे कि नीट का तो ठीक है, नीट का भी कम मार्क्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो अभी अब बीएससी लेके आगे के कुछ ऑप्शंस वगैरह है, तो उनके लिए आप सब बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है नर्सिंग जो है बहुत एडवांस हो गया अब, ठीक है। पहले आपको जो पेपर्स आते थे नर्सिंग में, बोन्स कितनी है, हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं, ये बहुत बेसिक हो गया। अब ये चीज़ें नहीं पूछते। नर्सिंग में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, नर्सिंग में जैसे जैसे लोग आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे ही नर्सिंग में जो है कंपटीशन का लेवल भी है दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोग दिन दिन रात रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए, मास्टर्स के लिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जो है जितना अपना बेस जो है इम्प्रूव, बिकॉज बीएससी एक ऐसा टाइम है 4 साल का, मज़े करोगे तो आई गेस आपको बहुत आगे प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों चीज़ें करनी चाहिए। आई मीन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो, बट बीएससी के अंदर अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। आप जितना अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्लिनिकल में जाओ, थ्योरेटिकल इंप्रूव करो, अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़ो, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्लिनिकल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज क्लिनिकल एक ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप बैचलर्स करो, उसके बाद मास्टर्स भी ज़रूर करिए, बिकॉज आने वाले टाइम में बैचलर्स के इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे कि शायद मास्टर्स का आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कुछ नहीं है, आप ट्राई करिए एम्स में आइए। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो एम्स वो चीज़ आपको सॉल्व करके दे ही रहा है। तो आप इस कोर्स में ज़रूर आइए, मेरा यही मानना है पर्सनली, बिकॉज भीड़ में अलग दिखना है तो एमएससी करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पूरा का पूरा डिटेल्स जो है आपको मिल गया है। जो मैसेज मिला उसमें ये है कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एम्स कीजिए। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कैसे क्या करेंगे, गाइडेंस का प्रॉब्लम है, तो वो सब आपको मिल जाएगा, वो सब आपको मिल रहा है। और इसके बाद में जैसे कि आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है तो वो आपका एम्स जो है क्लियर कर दे रहा है। आपको बस यही करना है कि आप अगर बीएससी कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और जितना भी आपका जो बीएससी का कोर्स है उसको बहुत अच्छे से कीजिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।